आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे विशेष श्रेणी वाले राज्यों का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन है असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा और त्रिपुरा। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। और चौथा है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और मेघालय। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, असम, नागालैंड, हिमाचल और तेलंगाना। बात करें विशेष श्रेणी का दर्जा, भारत के कुछ राज्यों को दिया जाने वाला वर्गीकरण है जो अपने सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हैं। वर्तमान के में देश के 11 राज्यों को यह दर्जा प्राप्त है, जिसमें 7 पूर्वोत्तर राज्य शामिल है। अगर 11 राज्यों की बात करें तो असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। जो विशेष श्रेणी का दर्जा जो है वो गाडगिल फार्मूले के अनुसार दिया जाता है। यह दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के द्वारा विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसमें कई कारक शामिल हैं, जैसे पहाड़ी और दुर्गम भूभाग, जनसंख्या घनत्व का कम होना और जनजातीय आबादी का बृहत भाग होना या बड़ी भाग होना, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक अवस्थिति, आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य वित्त का अव्यवहार प्रकृति। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ पर विचार कीजिए कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत में सहायक संधि प्रथा का प्रवर्तक था। 17 अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है कि इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है, क्योंकि सहायक संधि की औपचारिक शुरुआत जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली इसका प्रवर्तक नहीं था। सहायक संधि का प्रवर्तक जो था वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, जिसने भारत में इसने सबसे पहले लागू किया। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका प्रयोग सबसे व्यापक रूप में किया और इसे एक प्रसिद्ध हथियार के रूप में भारतीय शासकों के विरुद्ध इसने प्रयोग किया। इसीलिए सहायक संधि के बारे में वेलेस्ली का योगदान माना जाता है, लेकिन सहायक संधि का जो प्रथा थी उसका प्रवर्तक जो था वो डुप्ले था। इस सहायक संधि के द्वारा पहली बार भारतीय शासकों को युद्ध लड़ने के लिए यूरोपीय सैनिकों को किराए पर दिया गया था। इसके बाद क्लाइव से लगभग सभी गवर्नर जनरल ने इस प्रणाली का विभिन्न भारतीय राज्यों में लागू किया और इसे लगभग पूर्णता के स्तर तक पहुंचाया। इस सुरक्षा जाल में फंसने वाला पहला भारतीय जो राज्य था, ठीक है, वो अवध था। ठीक है, पहला राज्य अवध था, जिसने 1765 में एक संधि हस्ताक्षरित की और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध की सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया, बशर्ते नवाब इस प्रकार की रक्षा का खर्च स्वयं वहन करेंगे। इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो गया। सतारा पहली रियासत थी, सतारा जो उल्लेखित है, सतारा पहली रियासत थी जिससे राज्य हड़प नीति के तहत मिलाया गया था, ना कि सहायक संधि के तहत। सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाले कई भारतीय राज्य थे, जिसे हैदराबाद के निजाम ने 1798 और 1800 में स्वीकार की, मैसूर ने 1799 में स्वीकार की, तंजौर ने 1799 अक्टूबर ने स्वीकार की,
अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में स्वीकार की, पेशवाओं ने 1801 में स्वीकार की, बरार के भोसले ने 1803 में, सिंधिया ने 1804 में, और जिसमें जोधपुर, जयपुर, मोचरी, बूंदी और भरतपुर के राज्य भी शामिल हैं। अगर अंतिम की सबसे लास्ट में सहायक संघ किसने स्वीकार की बात करें तो सहायक संघ स्वीकार करने वाला अंतिम जो मराठा संघ था वो थे होलकर, और होलकर ने 1818 में सहायक संघ स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कूट के आधार पर इसका उत्तर देना है कि संसदीय प्रक्रिया में कि यह प्रक्रिया सदन के नियमित कार्य संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने की अनुमति देती है ताकि लोक महत्व के मामले को संबोधित किया जा सके। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इसमें उठाए गए मुद्दे पर बहस शुरू हो जाएगी, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और सरकार को शीघ्र प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। तीसरा, यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और चौथा है, यह नियमित कार्यवाही की अपेक्षा अत्यावश्यक चर्चाओं को प्राथमिकता देकर विधायी एजेंडे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो कौन सा कथन सही संबंध है? अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, स्थगन प्रस्ताव। जो एक कथन दिए गए हैं ये स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है। अगर स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो स्थगन प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जो संसद सदस्यों को लोकसभा के सत्र के दौरान तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान करती है। यह सरकार को जवाबदेह ठहराने और राष्ट्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। स्थगन प्रस्ताव का उपयोग सदन का ध्यान लोक महत्व के उन अत्यावश्यक मामलों में आकर्षित करने के लिए किया जाता है जिन पर तत्काल चर्चा और समाधान की आवश्यकता होती है। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसका उपयोग केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है। जब स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन की नियमित कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है और सत्र का शेष समय उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव लाने के इच्छुक सांसद को प्रस्ताव के विषय को निर्दिष्ट करते हुए लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को लिखित सूचना के माध्यम से सूचित करनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति यह तय करते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। इसे स्वीकार किए जाने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, जैसे तत्कालिकता, निश्चित मामला और सार्वजनिक महत्व। इसे स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। चर्चा के लिए निर्धारित समय 2.5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा की बहस पहले समाप्त न हो जाए। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो सदन स्थगित हो जाता है और सरकार को उठाए गए मामले पर तत्काल कार्रवाई करनी होती है। सदन की कार्रवाई स्थगित करने के लिए या प्रस्ताव लाने के अधिकार निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन है। पहला यह है कि ऐसा मामला उठाना जाना चाहिए जो निश्चित, तथ्यात्मक, आवश्यक और अति आवश्यक और लोक महत्व का हो। एक से अधिक मामलों को कवर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे हाल ही में घटित किसी विशिष्ट मामले तक सीमित रखा जाना चाहिए तथा इसे सामान्य शब्दों में तैयार नहीं किया जाना चाहिए। इसे विशेषाधिकारों का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। किसी भी ऐसे मामले पर चर्चा को पुनः प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो, और किसी भी ऐसे मामले को भी नहीं उठाना चाहिए जो न्यायालय के निर्णयाधीन हो। ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव भी एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें संसद सदस्य सरकार में अविश्वास व्यक्त करते हैं और परिणाम स्वरूप मतदान होता है और पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। कटौती प्रस्ताव की बात करें तो कटौती प्रस्ताव भी एक संसदीय प्रक्रिया है और सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में किसी भी विशिष्ट नीति या व्यय का विरोध करने के लिए सांसदों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक संसदीय उपकरण है जिसमें कटौती की मांग की गई राशि पर मतदान की अनुमति प्रदान की जाती है। ध्यानाकर्षण की बात करें तो यह संसदीय प्रक्रिया जो सांसदों को लोक महत्व के आवश्यक मामलों पर ध्यान आकर्षित करने तथा बिना किसी औपचारिक बहस या मतदान के सरकार से प्रतिक्रिया की मांग करने में सक्षम बनाती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है,
1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1906 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का लक्ष्य स्वशासन या स्वराज घोषित किया गया। और दूसरा है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को उच्च और मध्य वर्ग के मुस्लिम नेताओं का समर्थन प्राप्त था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। ऐसा इसलिए है कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य यूनाइटेड किंगडम या अन्य उपनिवेश की तरह स्वशासन या स्वराज की प्राप्ति है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। तो पहला कथन जो है वो सही है। दूसरे कथन की बात करें कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के द्वारा कुछ मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, जिसमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी, मौलाना आजाद के नाम उल्लेखनीय है। किंतु उच्च और मध्यम वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता या तो इस आंदोलन से दूर रहे या उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और घोषित किया कि इससे उन्हें मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल का एक पृथक नया राज्य प्राप्त होगा। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। सरकारी हितों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 दिसंबर 1905 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को स्थापना में सहायता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि उन्होंने 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना की और आजाद भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिए गए जाने से पहले उन्होंने संविधान सभा के स्वतंत्रता सत्र में वंदे मातरम गीत गाया था। तो यह करेक्ट चरित्र जो है वह किस व्यक्तित्व का वर्णन करता है? ऑप्शन है अरोड़ा असफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या नंदिनी सतपथी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। 1940 में उन्होंने कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। अरोड़ा असफ अली और उषा मेहता के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए दो भूमिगत केंद्र थे और दोनों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा ही किया जाता था। इन दोनों केंद्रों में क्रांतिकारी केंद्र का नेतृत्व अरोड़ा असफ अली के द्वारा किया जा रहा था और अहिंसक केंद्र का नेतृत्व सुचेता कृपलानी के द्वारा किया जाता था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया सुचेता कृपलानी को और जुलाई 1945 तक लखनऊ जेल में रखा गया। वह महात्मा गांधी की करीबी सहयोगी थी और उन्होंने नोआखाली में विभाजन दंगा पीड़ितों की सहायता की थी। 14 अगस्त 1947 को जब नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था, उसके कुछ मिनट पहले सुचेता कृपलानी ने ही वंदे मातरम गीत गाया था। वह संविधान सभा के लिए भी निर्वाचित की गई और भारत के संविधान का चार्टर तैयार करने वाली उप समिति की सदस्य भी थी। आजादी के बाद वह कई बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी निर्वाचित हुई और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री भी बनी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने 1963 से लेकर 1967 तक इस पद पर उन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए कि यूपीएससी द्वारा चयन उम्मीदवार को पद का अधिकार प्रदान करता है और यूपीएससी के क्षेत्राधिकार को राष्ट्रपति द्वारा सीमित किया जा सकता है। सरकार यूपीएससी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1, 3
या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3 सही है। पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष एवं मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। ठीक है, तो पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा है कि संसद यूपीएससी के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है। संसद संघ की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य यूपीएससी को सौंप सकती है। संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कारपोरेट निकाय, सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा, विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और पद के संबंध में नियम बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन तक के लिए सदन में रखना होगा। इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। अगर तीसरे कथन की बात करें कि यूपीएससी की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन यूपीएससी की सिफारिशों को स्वीकार न करने के लिए सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुगुन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय सांग बर्ड बुगुन लियो सिचला के लिए भूमि प्रदान की है। ये जनजातियां निवास करती हैं राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मिजोरम। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल बुगुन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय सांग बर्ड बुगुन लियो सिचला के लिए भूमि प्रदान की है। बुगुन लियो सिचला एक छोटा बबलर पक्षी है जो केवल 20 सेंटीमीटर का होता है। इसके पंख जैतून ग्रे रंग के होते हैं और इसका सिर काले रंग का होता है कि जो टोपी की तरह दिखता है। बुगुन लियो सिचला केवल ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है और यह विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। इस पक्षी की पहचान पुणे स्थित खगोल वैज्ञानिक रमन अथरैया ने की थी और संरक्षण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ब्राइडवा समुदाय रिजर्व को अधिसूचित किया था। बुगुन लियो सिचला उत्सव पक्षी की खोज के 15 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाने वाला एक उत्सव है। अगर बुगुन जनजातियों की बात करें तो भूटान की सीमा से लगे हुए पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली खोवा जनजाति जिसे बुगुन लोगों के नाम से भी जाना जाता है और भारत के सबसे छोटे आदिवासी समुदायों में से एक है। वह खोवा भाषा बोलते हैं और खो जिसके अर्थ है आग होता है और वाह मतलब पानी, इसलिए इसका नाम खोवा है। इसकी भाषा पड़ोसी सेरुद कपेन जनजाति की मेय भाषा से मिलती जुलती है, जिसके साथ वे पहाड़ों में शांतिपूर्वक रहते हैं। बुगुन जो है मंगोल नस्ल के हैं और ऐसा माना जाता है कि पौराणिक जनजाति अचिन पुम्फुलुआ के वंशज हैं और बुगुन आमतौर पर अंतः विवाही होते हैं क्योंकि वे अपने समुदाय के भीतर ही विवाह करते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग थी भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, भारत के स्थानीय प्रशासन को अंग्रेजों से मुक्त कराना, भारत में 1909 के अधिनियम को यथाशीघ्र लागू करना और स्वशासन का अधिकार जैसे स्वायत्त उपनिवेशों को दिया गया था। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का जो है वो सही है, स्वशासन का अधिकार जैसा कि स्वायत्त उपनिवेशों को दिया गया था। अगला प्रश्न है, टाइलर पुरस्कार हाल ही में सुर्खियों में रहा। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? पर्यावरण, गणित, पत्रकारिता,
या फिर प्रौद्योगिकी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पर्यावरण। टाइलर पुरस्कार पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए 2024 का टाइलर पुरस्कार जोहान रॉक स्ट्राम को दिया गया, जिन्होंने प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में कार्य किया। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1973 में जॉन और एलिस टाइलर के द्वारा पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य के कार्यों के लिए की गई थी। रॉक स्ट्रॉम ने बाउंड्री फ्रेमवर्क को विकसित करने वाली अंतरराष्ट्रीय शोध टीम का नेतृत्व किया था। यह फ्रेमवर्क एक वैज्ञानिक मार्गदर्शिका है जो पृथ्वी पर मानव जीवन का समर्थन करने वाले प्राकृतिक तंत्रों की पहचान करता है और इसके द्वारा यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि ग्रह पर जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किए बिना मनुष्य उन तंत्रों में कितना परिवर्तन सुरक्षित रूप से कर सकता है। इन क्षेत्रों के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और टाइलर पुरस्कार विजेताओं को $2.5 लाख का नगद पुरस्कार और एक पदक प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि यह एक स्थायी निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है, इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ साथ इसमें उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी शामिल होते हैं जिनमें विधानसभाएं नहीं होती। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 3। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 263 के द्वारा स्थापित अंतरराज्य परिषद सहकारी संघवाद का समर्थन करने, राज्यों एवं केंद्र सरकार के बीच साझा हितों के मामलों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 263 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित विषयों पर जांच, चर्चा, सलाह देने के लिए एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना करना वैध होगा। राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के लिए या ऐसे विषय जिनमें कुछ या सभी राज्यों का अथवा संघ या अधिक राज्यों का हित शामिल है, ऐसे विषय पर विचार विमर्श जिसमें उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय की सिफारिशें के लिए। और अगर बात करें अंतरराज्यीय परिषद में तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में होते हैं, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सदस्यों के रूप में होते हैं, उन केंद्र शासित के प्रशासक भी होते हैं जहां पर विधानसभा नहीं होती है, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री जिसमें गृह मंत्री भी शामिल है। और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, निकाय नहीं है जिसे किसी भी समय स्थापित किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है तो ऐसी परिषद की स्थापना सार्वजनिक हितों को पूरी की जाती है। इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है, बाकी 2, 3, 4 जो है सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, किसी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है और किसी देश को अधिक मजबूत और किसी को अधिक लचीला बनाने में संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जाते हैं? पहला है, यह कुछ ऐसे आदर्शों को निर्धारित करता है जो हमें ऐसे देश का आधार बनते हैं जिसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। और दूसरा, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के विरुद्ध अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। इसके दोनों कथन जो हैं सही है, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। ऐसा इसलिए है कि किसी भी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है या कुछ ऐसे आदर्शों को निर्धारित करता है जो ऐसे देश का आधार बनते हैं जिसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा करते हैं। इसका मतलब यह है कि
संविधान हमें बताता है कि हमारे समाज का मूल क्या है, मूल स्वरूप क्या होगा या फिर क्या है। एक देश जो होता है लोगों के अनेक प्रकार के समुदायों से बनता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये लोग सभी मुद्दों पर आवश्यक रूप से एक सहमत हों, लेकिन कुछ आस्थाओं में साझेदारी करते हैं। संविधान सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर आम सहमत विकसित होती है। लोग चाहते हैं कि देश का शासन इसी सहमत के आधार पर संचालित हो और समाज आगे बढ़े। इसके जरिए वो न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदेशों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। संविधान लोगों की मौलिक पहचान को अभिव्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि लोग एक सामूहिक इकाई के रूप में इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें कैसे शासित होना चाहिए या फिर किसे शासित करना चाहिए। इसलिए पहला कथन जो है सही है। अगर दूसरे कथन की बात करें कि लोकतंत्र में संविधान का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के विरुद्ध अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। उदाहरण के लिए संविधान में प्रायः ऐसे नियम निर्धारित किए गए हैं जो प्राधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। संविधान का एक मुख्य कार्य यह है कि सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मूल अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी इसका उल्लंघन ना कर सके। इसलिए दूसरा कथन सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।